इंटरेस्ट पर मंथ पे जाके पैसा फुल कर देना। बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर थोड़ी सी मेरा रास्ता भटक गया। पर मेरे पिताजी ने मुझे भाप लिया कि मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया, तो पर इसमें कुछ समय निकल गया, महीने निकल गए उसकी प्रणाली में, उसके कार्य में। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा कि अपने पास ज्ञान की ताकत के अलावा और कुछ नहीं, कि मैं अपने जीवन की जो पूरी कमाई वो भी लगा दूंगा, तब भी तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, पर ज्ञान तुझे तेरे सपने पूरे करा सकता है। मुझे बात वो आज तक भी याद है। उसके बाद वापस पढ़ाई में लग गया, क्योंकि कुछ समय मैंने खराब करा था, जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको नहीं करना है। इस वजह से मेरी के साथ 6000 रैंक आई। उसके बाद फिर मैंने एक साल ड्रॉप किया, उसके बाद 3217 रैंक आई। मैं कई बार बता चुका हूं कि ये 3217 रैंक पीछे आने का कारण सबसे बड़ा है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। मेरे को केमिस्ट्री एज ए बॉय मुझे जी वो था, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। मुझे ऐसा सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता। पर क्या ये मेरी गलती थी? हाँ, ये मेरी गलती थी कि आपको हर सब्जेक्ट से प्रेम करना होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। खास तौर से मैं कहता हूं, भले मैं खुद फिजिक्स का अध्यापक हूं, पर आपसे कहता हूं कि केमिस्ट्री आपको रोज पढ़नी पड़ेगी, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ये मेरी दूसरी ठोकर। पहली ठोकर क्या थी? सुंदर कन्याओं के पीछे अपन नहीं भागेंगे और भटकेंगे बिल्कुल नहीं, और अपन किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रेम या कम प्रेम नहीं करेंगे। हमारे लिए हर सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना जरूरी है, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट से प्रेम कर ये याद रखना है कि सारे सब्जेक्ट हमें सफलता की सीढ़ी तक ले जाएंगे। बात सर आपकी बिल्कुल सही है। सर आपने जेई के लिए ऐसा क्यों बोला कि जेई ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं? बिल्कुल सही बात है। जेई क्यों ऐसा है? क्योंकि जेई वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड है, ये हम सब लोग जानते हैं। इसका पैटर्न ये कभी भी बदल देते हैं, इसकी वैरायटी ये कभी भी बदल देते हैं, इसके पैटर्न्स में बहुत सारे बदलाव ये लगातार ले आते हैं। कभी मल्टीपल करंट, कभी सिंगल करंट, कभी असर्शन रीजन, कभी मैच द कॉलम, कभी सिंगल करंट में भी बदलाव कर दिया, कभी मैच द कॉलम की भी वैरायटी बदल दी, कभी न्यूमेरिकल टाइप, कभी इंटीजर टाइप, कितनी वैरायटी लाते हैं, और हर 2 साल में, साल भर में पैटर्न चेंज करते रहते हैं। क्यों ऐसा ही करते हैं? मैं कहता हूं इस बात को समझने के लिए, जिस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जो एग्जाम ले रहे हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। मैं आपको अगर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को 2 हिस्सों में तोड़ूं तो आपको समझ में आएगा। एक तो प्रक्रिया वो है जिसमें हमारे रेगुलर बोर्ड्स हैं, स्कूल के एग्जाम्स हैं, और दूसरे वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं हमारे, जेईई, नीट, ओलंपियाड, आईएएस, ये एक अलग टाइप की प्रक्रिया है, बोर्ड से एक अलग टाइप की प्रक्रिया है, स्कूल करिकुलम में एक अलग टाइप की प्रक्रिया है। जब आप एक रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जैसे कि बोर्ड्स, उसमें अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो हो सकता है 90 बच्चों के 90% से ज्यादा आए, सारे 90 बच्चे खुश हो सकते हैं। पर क्या 10 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे जो आईआईटी देने वाले हैं, क्या उनमें से 9 लाख बच्चे खुश हो सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये बेसिक प्रक्रिया में अंतर है। ये जो हमारी बेसिक प्रणाली है शिक्षा की, जिसे हम बोर्ड्स कहते हैं, जिसे हम स्कूल करिकुलम कहते हैं, ये हमको क्या सिखाती है? ये हमारी 2 चीजें सिखाती है कि हमारी मेमोरी कैसी है, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया वो हम एग्जामिनेशन में कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और हमारी राइटिंग स्किल्स, इन 2 को सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे फर्स्ट से लेकर या नर्सरी से लेकर 12th तक हमारी बोर्ड लेवल तक वो चेक होती रहती है, कई हद तक हमारे कॉलेज में जाकर भी हमारे चेक होती है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कहानी बिल्कुल अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकली आपके कितने नंबर आए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके कितने नंबर आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी रैंक क्या आई है। मैं कहता हूं अगर जेई की अपन बात कर लें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो अगर आप 40, 45, 50% के बीच में आपके नंबर आ जाएंगे तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। सोचिए अगर आपकी बोर्ड में 50% आती, 50% आती, क्या आप खुश होते? नहीं। पर आप सोचिए आईआईटी 50% पे आपको कॉलेज मिल गया क्योंकि एग्जाम बहुत टफ है, ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं है। बात सर आपकी बिल्कुल सही। यानी कि पहले समझे कि हम अगर बोर्ड की प्रक्रिया से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो ये बात बिल्कुल अलग है। मैं एक और एग्जांपल से इसको आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं किसी भी बोर्ड के बच्चे से, बल्कि मैं किसी भी नॉर्मल बच्चे से पूछूं, मैं कह रहा हूं आप मेरे को सुन रहे हो, अगर आप सुन रहे हो तो कमेंट बॉक्स में खुद लिखिएगा जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है ये आप कैसे जज करते हो? कैसे जज करते हो आपके आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक? कैसे जज करते हो? मैं आपको बताऊंगा आप कैसे जज करते हो। आप जज करते हो जिसमें मेरे नंबर कम आए, वो मेरा वीक सब्जेक्ट है। हाँ सर सही बात तो है।
अच्छा, यही प्रक्रिया आप लागू कर देते हो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जबकि ऐसा नहीं। मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लीजिए एक बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जेई के अपन बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, उसके फिजिक्स में नंबर आए 100 का, मैं कंपैरिजन कर लेता हूं। फिजिक्स में 100 में से नंबर आए मान लीजिए कि 70, केमिस्ट्री में उसके नंबर आए 85 और मैथ्स में उसके नंबर आए मान लीजिए 65। तो वापस चलते हैं, फिजिक्स में कितना है 70, केमिस्ट्री में कितना है 85 और मैथ्स में कितने बने 65। ठीक है, अपन ने बात कर ली। अब क्या करें? अब आप सोचिए, तो आपसे पूछा जाए कि इसका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे मैथ्स, क्योंकि उसके मैथ्स में सबसे कम नंबर है। पर ये तरीका ही सोच ही गलत। आपको यहां से कंपेयर ही नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन नंबर के बेसिस पे नहीं, रैंक बेसिस पे होगा। अब सुनिए इनकी रैंक। मान लीजिए उसकी फिजिक्स में 1000 बच्चे थे, 1000 बच्चे में उसके नंबर थे 70 और उसकी फिजिक्स में रैंक आई मान लीजिए 180। कितनी आई? 180। केमिस्ट्री में उसके नंबर थे 85 और उसकी रैंक आई 280। कितनी आई? 280। और मैथ्स में उसकी रैंक आई 150। जिसमें सबसे कम नंबर थे मैथ्स में, उसमें रैंक सबसे अच्छी थी। भले उसके नंबर कम हो, पर इसका मतलब उसका मैथ्स सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, वो उसको सबसे ज्यादा अच्छी रैंक दिलाएगा। जिसमें उसको सबसे ज्यादा नंबर लग रहे थे केमिस्ट्री में 85, उसमें उसकी रैंक सबसे पीछे है, इसका मतलब उसका सबसे वीक सब्जेक्ट। तो पहली बात आज की वीडियो से सीखने की कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीक सब्जेक्ट कौन सा है, ये जज नंबर से नहीं रैंक से किया जाएगा। किससे किया जाएगा? रैंक से। बात सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल 110%। ठीक है, मैं वापस इस प्रक्रिया में फिर से आता हूं। जेई और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर हम समझ गए, हाँ ये अंतर बेसिक समझ में आता है। अब अंतर ये क्या कि समझिए कि जेई मेन, जेई एडवांस और नीट, अगर आप नीट की बात कहां से आ गई सर? क्योंकि आप कंपेयर करना सीखिए, आप समझेंगे कि जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूं वो एक अलग बात है। अगर मैं जेई और नीट को अलग अलग सोचूं, पर इनके सिलेबस तो सेम है। अगर हम कोटा में बात करें तो हमारी इन दोनों को तैयार करने वाली बिल्डिंग्स ही अलग अलग है, 5 किलोमीटर की दूरी पर रखी है हमने। टीचर पूरा अलग, पूरा स्टाफ अलग, पेडागोजी अलग, शीट अलग, स्टडी मटेरियल अलग, सब अलग। क्यों इतनी सेम सिलेबस की चीजों के लिए दोनों के लिए अलग अलग मेहनत कर रहे हैं? बोर्ड में भी सेम सिलेबस होता है पर उसकी बात बिल्कुल अलग होती है। पर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं समझिए, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जेई जो बच्चा करता है उससे क्या अपेक्षाएं हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर उसको बोला जाए, जब पहली बार इसको बोला गया होगा कि बुर्ज खलीफा बनाइए तो एक इंजीनियर ने उसको बनाया होगा, पर अगर उसकी डिजाइन में 5 दिन डिले भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उसको ऐसी समस्या दी जाती है जो शायद पहले कभी नहीं आई। बॉम्बे वाली सीलिंग बनानी, उसे प्रेशर भी देखना पड़ेगा, उसे डिजाइनिंग भी देखनी पड़ेगी, उसे आर्किटेक्चर डिजाइन देखनी पड़ेगी, उसे जो प्रेशर ऑफ वेव्स आ रहा है वो भी उसको देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसको देखनी पड़ेगी। पर मान लीजिए कि किसी को बोला गया कि आप ये प्रोजेक्ट खत्म करिए, उसने अगर इंजीनियर ने प्रोजेक्ट 10 दिन डिले भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। अब आप सोचिए, एक डॉक्टर जो है उसके पास स्ट्रेचर पे अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, क्या वो ये सोच सकता है 10 मिनट तक या घर पे जाके पढ़ सकता है कि मुझे से कौन सी दवाई देनी है? तब तक तो पेशेंट शायद रहेगा ही नहीं। क्या उस डॉक्टर में क्षमता होनी चाहिए कि वो तुरंत निर्णय ले पाए अपनी बुद्धि की क्षमता से, अपनी मेमोरी की क्षमता से कि उसको कौन सी दवाई देनी है? ये कंस्ट्रेंट इंजीनियर के पास नहीं, ये डॉक्टर। यानी डॉक्टर को चाहिए एक्यूरेसी विद स्पीड, जो भी वो जानता है तुरंत अप्लाई हो, तुरंत, वरना पेशेंट की जान को खतरा है। पर इंजीनियर को थोड़ा डिले भी हो गया तो चलेगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको लाना है। इसलिए दोनों के एग्जामिनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। 200 सवाल आते हैं नीट में 3 घंटे में, करने 180 होते हैं, वहां सवाल टफ नहीं आते, पर स्पीड विद एक्यूरेसी चाहिए। 720 में से जनरल कैटेगरी में अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है तो आपको 600 के ऊपर नंबर चाहिए। इधर आईआईटी में अगर अपन बात करें, उन्हीं 3 घंटे में उसी सिलेबस में से 54 या 60 सवाल आते हैं जेईई एडवांस में, और मात्र 54 में से 25 या 30 सवाल आप सही कर दो तो आपको आईआईटी मिल जाती है। सोचिए, वही 3 घंटे वही सिलेबस, क्योंकि वहां पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यहां पे एक्यूरेसी विद स्पीड चाहिए। पहले पहचानिए कि हमसे क्या चाहती है गवर्नमेंट, जिस एग्जामिनेशन की तैयारी मैं कर रहा हूं वो हमसे क्या चाहती है। तो बात वापस जेईई की करते हैं। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हाँ, जेईई के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। जेईई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है सर, बहुत बिल्कुल सही बात है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो सर इसको सॉल्व करने की क्या प्रक्रिया है? मैं आपको थोड़ी सी फटाफट रफ्तार में बोलता हूं, आपको बात समझ में आएगी। किसी भी सवाल को सॉल्व करने की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम को पढ़कर समझना, पहली स्टेप है। दूसरा उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, और तीसरा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकालना। तो पढ़ना समझना आपकी क्षमता है। कई बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं कि टीचर का ही सारा रोल है, टीचर का रोल सिर्फ कॉन्सेप्ट का नहीं है,
सॉल्यूशन आपकी खुद की स्किल है, पढ़कर समझना आपकी खुद की स्किल है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाना एक टीचर की स्किल है। जाहिर सी बात है, उसके हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों का सही समावेश नहीं कर पाए, पहले सवाल को पढ़ना, समझना, फिर उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, फिर उसकी कैलकुलेशन करना। और जेई जैसा कि हम सब लोग जानते हैं टफ एग्जामिनेशन है, क्या इसमें एक ही कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है? नहीं। अब अपन एक बात समझे, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग को हम साइलोज में डालते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन। साइलो समझते हैं आप सभी लोग? ऐसा समझिए एक बकेट टाइप चीज जिसमें आप डालना चालू करते हैं अपने दिमाग में। अच्छा ये फिजिक्स, अच्छा ये केमिस्ट्री, अच्छा ये मैथ्स, ऐसे हम उसको साइलोज में डालते हैं। जी कोई बहुत बढ़िया डालते हैं, अब क्या करें? हम गलती ये कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो जेई के लिए स्पेशली थोड़ी सी अच्छी नहीं है, कि हम क्या करते हैं, फिजिक्स में मान लीजिए 30 टॉपिक्स हैं, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, ये टॉपिक्स हैं, उनको भी बच्चा अलग अलग बकेट बना लेता है, क्योंकि हमने उनके चैप्टर के नाम दिए। जाहिर सी बात है कि फिजिक्स अगर पूरी पढ़नी है तो हमें थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ना पड़ेगा। उसने उसकी अलग अलग बकेट बना ली और बकेट बनाकर उसने अलग अलग कर लिया। अब जब सवाल आता है, क्या जेई में एक चैप्टर पे सवाल आता है? नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। वो फ्लूइड के साथ मैकेनिक्स भी मिला देगा, वो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिला देगा, उसके साथ मैग्नेटिज्म भी मिला सकता है, मॉडर्न फिजिक्स भी मिला सकता है। तो यानी कि हमें सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर सवाल आ सकता है, यानी कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट आसपास होने चाहिए, यानी कि हमारे साइलो सिर्फ सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए। ये पूरा एक सब्जेक्ट का साइलो है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ है, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हैं। चैप्टर वाइज आपको तोड़ा गया है पढ़ाने की प्रक्रिया आसान करने के लिए, पर अपने दिमाग में उसको एक ही साइलो में रखिए, क्योंकि जब बहुत सारे कॉन्सेप्ट का एक सवाल आएगा तो आप मैप नहीं कर पाओगे अगर ये अलग अलग बकेट में हुए। सर बहुत टफ लगता है सर, बहुत टफ लगता है सर। इसको आसान करने की प्रक्रिया बताते हैं आपको। सवाल पढ़िए, उसको समझिए, और जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट हैं उनको ऐसे मत करिए बोर्ड की तरह कि अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एक फॉर्मूले से काम चलने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी उस सवाल में कॉन्सेप्ट है उनको लिखिए, लिखने की हैबिट डालिए। अपने आप जब लिखोगे तो वो इंटर रिलेट करते हुए दिखाई देंगे। वो देखा होगा टीवी में, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना होता है तो उसमें वो ऐसे धागे बांध के रखते हैं कि अच्छा भाई ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड होगा, ये इससे रिलेटेड होगा। क्यों करते हैं वो? ताकि उनके दिमाग में जोर ना पड़े, उससे डायरेक्ट रिलेट होता हुआ नजर आए। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट्स को भी करना पड़ेगा कि अच्छा मैं इसे लिखूंगा और आप रिलेट होते हुए नजर आ जाएंगे। आप एक बात समझिए, आप डरते क्यों हैं? जेई में बच्चे मैक्सिमम सवाल पढ़ के सोच देते कि भैया इसके सॉल्व होने के चांसेस 10%, 20%, 25%। आप ये नहीं समझ रहे कि जो एग्जामिनर सवाल बना रहा है वो भी चाहता है कि आप सॉल्व करें। ऐसा थोड़ी कि वो नहीं चाहता आप सॉल्व ना करें, वो भी चाहता है कि आप सॉल्व करें। वो भी आपकी तरह खिलाड़ी है, वो भी आपको दिखाना चाहता है, पर आप उसे समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं, बच्चे कई बार डिप्रेशन में आने लगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, सोचने का तरीका आपको अलग होता है। आप सबने क्रिकेट खेला होगा? जी सर बिल्कुल खेला। जब आपने क्रिकेट खेला तो आप बताइए उसमें सबसे पहले क्या होता है? सब बोलेंगे सर टॉस, उसी बात से टॉस होता है। जब टॉस होता है तो कैप्टन खड़े हो जाते हैं। जब दो कैप्टन खड़े हो जाते हैं, मान लीजिए कि आप उनमें से कैप्टन हैं। अगर आप उनमें से कैप्टन हैं और आपने सोच रखा है कि अगर मैं टॉस जीतूंगा तो मैं बैटिंग करूंगा। क्या करूंगा? बैटिंग। एक सर बहुत बढ़िया, आप बैटिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात। अगर मैं बैटिंग करूंगा ये मेरी जीत। जब टॉस ऊपर उछला तो क्या चांसेस है कि आप जीत जाएंगे? सब लोग इंग्लिश में 50%। कितना? 50%। गलत। आपके जीतने के चांसेस 75% हैं। सर क्या बात कर रहे हो सर, टॉस में तो जीतने के चांसेस 50% ही होते हैं। मैं बताता हूं कैसे। इसलिए कह रहा हूं मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति बदल दोगे। फिर से कह रहा हूं मनस्थिति बदलिए, परिस्थिति बदल दोगे। ध्यान से समझना, अगर टॉस ऊपर उछला और आप टॉस जीत गए तो पक्के से आप बैटिंग लोगे, यानी कि आप जीते। पर अगर आप टॉस हारे और सामने वाला जीता तो वो बैटिंग या बॉलिंग में से कुछ एक लेगा। अगर उसने बॉलिंग ले ली तो भी तो आप ही जीते। यस और तो सही, यानी कि जिसको हम 50% प्रोबेबिलिटी मान रहे थे जीतने की, तो 75% थी। मेरा सिर्फ इस एग्जांपल से ये कहना है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जीतने की आशंका कम है, पर दुनिया भी चाहती है, ईश्वर भी चाहता है कि हम जीते, ऐसे एग्जामिनर भी चाहता है कि आप सवाल पूरा करें। कोई सवाल ऐसा नहीं आएगा जो आप कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके साथ जूझना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना पड़ेगा। कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कि
कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े कुछ भी होने वाला। एग्जामिनेशन की बात मैं आपको बताता हूँ। मेन बात है, इससे सवाल सुनना सीखे। बहुत सारे बच्चों को एग्जामिनेशन में डर लगता है, मुझे ही बहुत डर लगता है। फटाफट से मुझे कहानी सुनाता हूँ, आपके काम की बात होगी। जैसे कि पहले ही बोला कि केमिस्ट्री से मुझे लगा करता था, फटाफट से मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। ध्यान समझिएगा कि जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था, कर रहा था तो बंसल सर, आप सभी लोग जानते होंगे, गुरु जरूर हुए होंगे, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो वो मेरे गुरु रहे, उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाई, बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाई। सबसे पहला उन्होंने चैप्टर पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने पढ़ाया। सबसे पहला चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ भी आया। पर मैंने एक गलती करी एज ए स्टूडेंट कि मैंने उसके कोई नोट्स नहीं बनाए, उसके जो भी सवाल दिए गए उनको मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं। चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया, बट बिल्कुल पहला चैप्टर था। तो मैं उसे 8 महीने बाद जब एग्जामिनेशन आया, रिवीजन का टाइम आया, तो मुझे भूल गया। जब मैं रिवीजन करने लगा तो मुझे लगा ये तो कुछ आता ही नहीं है मुझे। फिर मैंने 1-2 बुक्स करी, अल्टीमेटली उस चैप्टर की मेरी खिचड़ी बन गई। सीखने वाली बात क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। ये बात बच्चों के लिए भी काम की है, मेरी कहानी से भले थोड़ी अलग से लगेगी, पर तुम्हारे लिए भी काम की, पेरेंट्स के लिए भी काम की। तो भाई मैं जो है उसका रिवीजन नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली उसका मेरा खिचड़ी बन गई उसकी पूरे चैप्टर। अब मेरा एग्जामिनेशन का दिन आया, जेईई में एग्जामिनेशन में 2-2 घंटे के 3 पेपर हुआ करते थे हमारे टाइम में। 2 घंटे सुबह, फिर 2 घंटे दिन में, फिर 2 घंटे शाम को। सबसे पहला पेपर आया मैथ्स। इसका आया मैथ्स का, और आप ईश्वर की बहुत कृपा मानिए, शानदार। सबसे पहले 2 सवाल किसके आए? कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल बढ़िया, जिसका मेरी खिचड़ी बन चुकी। जब आप एग्जामिनेशन में होते हो तो आपको पता नहीं होता कि सवाल टफ है या आसान है, तो बाहर जाके पता पड़ता है कि पेपर टफ है या आसान है। जब सबसे पूछते हैं, अच्छा तुझे भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, यानी कि अपने को बात समझनी पड़ेगी कि एग्जामिनेशन के अंदर तो कुछ पता नहीं। अब आप सोचिए, मेरे पहले 2 सवाल है कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर के, और वो दोनों मुझे आते नहीं थे। और सोचिए मैं बिल्कुल डिप्रेशन में, और मेरे आगे एक लड़का बैठा हुआ, मेरे साथ वास्तविकता में हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कहानी में हमेशा सुना था पर काम की। तो भाई मेरे आगे लड़का बैठा, मुझे सोचिए पहले 2 सवाल नहीं आ रहे, और मेरे आगे एक लड़का बैठा है जो हर 5 मिनट में करता है यस। जब वो हर 5 मिनट में करता है यस, विश्वास मानो मुझे दोनों सवाल नहीं आ रहे, मेरे प्राण निकल और वो कर रहा है यस। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि अब मैं बीएससी कर लूंगा, एमएससी कर लूंगा। पर ये पेरेंट्स की बात है जो काम। मैं इससे बाहर कैसे आया सिचुएशन? जब मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में गुजरा था, मेरे फादर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला तू चिंता मत कर, तूने बहुत मेहनत करी, कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम कैसा जाएगा, तू अपना बेस्ट दे के आना, घबराना मत, बस इतना ध्यान रखना। जो लास्ट मिनट मोटिवेशन था जो रिक्वायर्ड होता है पेरेंट्स के लिए भी, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पूरे साल के अलावा जब आप एग्जामिनेशन बच्चों को दिलाने ले जाएंगे तो ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लाइन्स मुझे याद है कि घबराना, और वो लाइन्स याद आते ही मैंने अपने आप को संभाला और रियलिटी में एग्जामिनेशन देना चालू हुआ। मैं सेलेक्ट भी हुआ, ऐसी बात है 2017 रैंक मेरी जेईई में आई। केमिस्ट्री वैसे पीछे आई, मैं पहले बता चुका हूँ। फिर मैंने देखा भी सही कि जो आगे हर 5 मिनट में कर रहा था यस, अगर मेरी 3217 आई है तो उस भाई की तो 300 आई हो। जब मैंने उसका रिजल्ट देखा, पहले रोल नंबर से रिजल्ट खुल जाता था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वैसे यस करने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर जेईई से सही में प्रेम करोगे, सोचकर प्रेम करोगे, तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। बात सर आपकी बिल्कुल सही। एक और बात आप लोगों को इसलिए समझ छोड़ना चाहता हूं कि प्रैक्टिकली आप लोगों में 3 टाइप की मिस्टेक्स होती है। 3 टाइप की। मैं कहता हूं जीतता वो ये जो खुद की कमियां पहचान पाता है। जनरली बच्चे उन पेपर्स जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं उनसे भाग जाते हैं जिनमें उनके नंबर कम आते हैं। आप खुद से पूछिएगा आज तक आपने कौन सा पेपर सजा के रखे हैं जिनके नंबर ज्यादा आए थे कि कम आए थे? जिसमें 100 में से 100 आए होंगे पेपर सजा रखा होगा, जिसमें 100 में से सबसे कम नंबर आए होंगे उसे फाड़ दिया होगा या उसे जला दिया होगा। आपको सबसे ज्यादा सुधारने वाला काम अगर कोई पेपर कर सकता था तो वो पेपर था जिसमें सबसे कम नंबर आए, उसे सजा के रखिए अपनी टेबल पे, वो आपको सबसे ज्यादा सिखाएगा। असलियत में वही आदमी जीतता है जो खुद की कमी पहचानता है। खुद की कमी पहचानता है तो बात याद रखनी है, खुद की कमी पहचानती है। अच्छा, हमारी कमियां किस प्रकार की होती है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी कमियां होती हैं मेनली 3 टाइप की। वन इज द एकेडमिक मिस्टेक्स, यानी कि एकेडमिक वीकनेसेस। एकेडमिक वीकनेस कैसे? अच्छा मुझे रोटेशन की प्योर रोलिंग नहीं आती, ये एकेडमिक वीकनेस है। अच्छा मुझे हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, ठीक है भाई। अच्छा मुझे क्वाड्रिफिकेशन में मुझे सम ऑफ रूट्स नहीं आता, ये मेरी एकेडमिक वीकनेस है। या भूल सकते हो एक्सेल शीट में बना के, ये आता है ये नहीं आता। दूसरी होती है स्किल वाइज,
क्या पेपर करने के लिए स्किल्स बहुत सारी चाहिए, जैसे कि सवाल पढ़ने की स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, अगर वो धीरे तो पेपर नहीं पढ़ पाओगे। कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, तो सवाल पढ़ तो लेते हैं उसे समझ नहीं पाते। एक्यूरेसी तो है पर स्पीड नहीं है, स्पीड तो है पर एक्यूरेसी नहीं। ये सब स्किल्स वाली मैनेजमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए कि वर्ड्स पर मिनट तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, इंग्लिश जल्दी समझ में आनी चाहिए, वोकैबुलरी ठीक ठाक होनी चाहिए जिस भी लैंग्वेज में हम पेपर दे रहे हैं, तभी हम उसके सवालों को समझ पाएंगे। स्किल्स। थर्ड, नेचर वाइज। नेचर वाइज कैसे? मुझे किसी दोस्त ने बोल दिया कि तुम तो सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, अपन अपने 2 दिन खराब कर लिए, पापा ने डांट दिया, हमारे 4 दिन खराब हो गए, भाई से लड़ाई हो गई, अपन पढ़ा नहीं, अपन ने छोड़ दिया। ये नेचर वाइज वीकनेस है। ऐसी चीजें जो मेरी पढ़ाई को इम्पैक्ट करती हैं मेरे व्यवहार की वजह से, वो नेचर वाइज है। इन तीनों वैरायटी में आप में क्या क्या वीकनेसेस हैं उन्हें लिखिए और हर एक पे सुधार करने का काम शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता था। याद रखना, संघर्ष करना पड़ेगा, ये संघर्ष की जीत है और संघर्ष मेहनत का आज करना पड़ेगा। अगर ये मेहनत का संघर्ष आज नहीं करा तो पछतावे का संघर्ष जीवन भर रहेगा। सफलता आपको आपके संघर्षों की बदौलत मिलती है, सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं मिलती। आखिरी में यही बोलूंगा कि कर्म भूमि की दुनिया में, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है और ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा, और ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा। रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है।